सब यही सोचते हैं कि कैसे मैथ से पीछा छूटे। 11 12 में मैथ्स था क्या? नहीं था। जिनका होता है ना मैथ्स 11 12 में, उनको थोड़ा कम प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो टच नहीं गया है मैथ से ना, तुम्हारा वो टच चला जाता है मैथ से 2 साल में। ऑनलाइन वाले ऑडियो चेक करो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राम, श्याम, क्रेश, रितिका, उज्जवल। ठीक है, चलो हम लोग पिछले क्लास में लिखे थे सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे हम लोग। कंपेयर करेंगे सेल को और डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। दो और टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो भी नहीं, तीन होता है। एक होता है सेल और हायर परचेज के बीच में कंपैरिजन, एक है सेल और बेलमेंट के बीच में कंपैरिजन, और एक है सेल एंड वर्क एंड लेबर। ठीक है, 3 पॉइंट है इसमें। पहला हेडिंग करेंगे सेल एंड हायर परचेज। सेल एंड हायर परचेज। ठीक है, अब सेल का मतलब तो पता ही है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय द वर्ड सेल। ठीक है, अब हायर परचेज का मतलब क्या होता है? जैसे आज हम लोग कोई सामान खरीदे। ठीक है, आज हम लोग कोई सामान खरीदे किसी दुकान में जाकर। ठीक है, हमको गुड्स का पोजेशन दे दिया, मतलब सामान हमको दे दिया। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी पूरा पेमेंट नहीं किए हैं। ठीक है, हम जब तक पूरा पेमेंट नहीं किए हैं तब तक हमको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, मतलब हमको तब तक ओनरशिप नहीं मिलेगा। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट्स देते रहेंगे, धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स देते रहेंगे, और जिस दिन सारा इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे उस दिन हमारे नाम पे क्या ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं हायर परचेज। हायर परचेज मीन्स जहाँ पे हम लोगों को गुड्स का पोजेशन दे दिया गया, सामान हमको दे दिया गया, हम उसको यूज करेंगे और धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट भरते रहेंगे। जब हमारा फाइनल इंस्टॉलमेंट क्लियर हो जाएगा उस दिन हम लोगों को गुड्स का प्रॉपर्टी, गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सच ए कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज हायर परचेज। ठीक है, जनरली तुम सुने होगे ईएमआई बोलते हैं इसको, ईएमआई में खरीदना। ठीक है, ईएमआई मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ईएमआई का फुल फॉर्म क्या है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। हर महीना का जो इक्वल इंस्टॉलमेंट आता है उसको बोलते हैं ईएमआई। ठीक है, जैसे अपने गाड़ी वाड़ी भी खरीदते हैं, जनरली कार जैसे खरीदते हैं, तो कार अपने लोन में खरीद लिए। अब लोन में खरीद लिए का मतलब क्या है? हम धीरे धीरे करके ईएमआई भरेंगे, हर महीना उस पर कुछ हम लोग पैसा भरते रहेंगे, और 5 साल 7 साल भरने के बाद वो गाड़ी का सारा इंस्टॉलमेंट क्लियर हो जाएगा। सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज हायर परचेज। ठीक है, लेकिन गाड़ी एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाता है, पोजेशन भी ट्रांसफर हो जाता है, बस ईएमआई धीरे धीरे हमको भरना रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हायर परचेज का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुआ है। प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगा? प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर्ड आफ्टर पेमेंट ऑफ फाइनल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, जैसे किसी से मोबाइल फोन भी हम लोग खरीदते हैं, कभी कभी कोई बहुत महंगा मोबाइल फोन, आईफोन खरीद रहे हैं। ठीक है, तो अमेजोन अमेजोन में तुम देखना ईएमआई ऑप्शन भी आता है वहां पर, है ना? तो वो क्या है? हायर परचेज है। तुमको सामान दे दिया गया, तुम मंथली पैसा देते रहो, जब सारा पैसा क्लियर कर दोगे तब मोबाइल का प्रॉपर्टी तुमको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है ऑनलाइन वाले? हायर परचेज किसको बोलते हैं? क्लियर है? अब हम लोग कंपेयर करेंगे सेल को एंड हायर परचेज को।
ठीक है, करना है। एक छोटा सा कॉलम बना देना, तीन तीन लाइन का, 4 पॉइंट लिखेंगे उसके हिसाब से। सेल एंड हायर परचेज। देखना सबसे पहले इधर बेसिस, नेक्स्ट सेल, नेक्स्ट हायर परचेज। ठीक है, बेसिस, सेल एंड हायर परचेज। पहला पॉइंट नंबर 1, टाइम ऑफ पासिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगा? सेल में तो इमीडिएटली जब सामान खरीदे तभी हम उसके मालिक बन जाएंगे, लेकिन हायर परचेज में जब हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे तब हम लोग उसके मालिक बनेंगे। ठीक है, लिखना प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड to the buyer immediately। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसी समय ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो गया। ठीक है, लेकिन हायर परचेज में एट द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, लेकिन हायर परचेज में the property in goods passes upon payment of last installments, upon payment of last installment। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, अकाउंट्स का जो एक होमवर्क दिया हो ना इलस्ट्रेशन 4, देख लेना, होगा तो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा क्लास में। ठीक है, बहुत जन डाउट पूछ रहे थे तो मुझसे, कर लेना लेकिन ट्राई करके आना। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड हुआ है। ठीक है, जितना होगा नहीं होगा मैं पूरा डिस्कस करवाऊंगा वो। ठीक है, वो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैं बता दूंगा वो। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ द पार्टी। पोजीशन ऑफ द पार्टी, सेल में क्योंकि ओनरशिप मिल रहा है तो जो खरीदा ही बिकम्स द ओनर ऑफ द गुड्स। ठीक है, लेकिन हायर परचेज में अभी तक हम ओनर नहीं बने हैं, सामान हमको मिल गया, हम उसको यूज करेंगे, उसका धीरे धीरे पैसा भी देंगे, लेकिन अब तक हम ओनर नहीं बने हैं। ठीक है, द पोजिशन ऑफ द बायर is debt of owner of the goods। The position of the buyer is that of the owner of the goods। गुड्स का मालिक है वो। The position of the hirer, अभी बायर नहीं बोल सकते क्योंकि सामान ही खरीदा थोड़ी है, अभी लिया है बस। ठीक है, तो हायरर मतलब जो हायर किया है, जो भाड़ा में लिया है। ठीक है, द पोजिशन ऑफ द हायरर
is not the owner of the, अभी वो गुड्स का मालिक नहीं बना है, अभी वो खाली किसी दूसरे का गुड्स को यूज कर रहा है और धीरे धीरे पैसा दे रहा है। जब पूरा पैसा दे देगा तभी मालिक बनेगा। पॉइंट नंबर थर्ड, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टर्मिनेशन का मतलब होता है कैंसिल करना। बायर क्योंकि सामान खरीद चुका है, वो ओनर बन चुका है, नाउ ही कैन नॉट कैंसिल दी कॉन्ट्रैक्ट, अब वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। लेकिन हायरर जो है अभी मालिक नहीं बना है, वो तो खाली पैसा इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, जब भी चाहे वो इंस्टॉलमेंट देना बंद कर सकता है, और जैसे ही वो इंस्टॉलमेंट देना बंद कर देगा सामने वाला पार्टी वो सामान उससे वापस ले लेगा, और जितना इंस्टॉलमेंट दिया है वो वापस भी नहीं करेगा उसको। लेकिन चाहे तो हम कैंसिल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लिखना the buyer cannot terminate the contract। अब और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, पैसा देना ही पड़ेगा। the buyer cannot terminate the contract and he is bound to pay and he is bound to pay। ये राम श्याम एक ही आईडी से हैं क्या कि खाली श्याम आया आज? श्याम राम है या नहीं? लिखना पॉइंट नंबर थर्ड, द हायरर अच्छा ठीक है चलो, द हायरर कैन terminate the contract by returning the, हम गुड्स रिटर्न करके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब तुम बोलोगे सर ऐसे तो कोई भी टर्मिनेट कर देगा, जितना पैसा वो आज तक दे चुका है वो पैसा लेकिन उसको वापस नहीं मिलेगा, तो अल्टीमेटली उसका नुकसान ही होगा उससे। इंस्टॉलमेंट वैसे ही डिसाइड होता है कि तुम कभी भी सामान अगर वापस करोगे तो तुम सामान वापस करके तुम्हारा नुकसान ही होगा उससे। क्यों? क्योंकि सोच लो तुम एक लाख का फोन खरीदे, ठीक है, 3 महीना यूज किए, अब तुम उसको वापस करना चाहते, ठीक है, 3 महीना यूज करके उसका वैल्यू जितना गिरा होगा उससे ज्यादा पैसा तुम ऑलरेडी उसको इंस्टॉलमेंट के रूप में दे चुके होगे। तो तुम सोच लो 30,000 रुपए इंस्टॉलमेंट दे चुके हो, अब अगर तुम फोन वापस कर भी देते हो तो उसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि 1 लाख का फोन 3 महीना यूज किया वापस ले लिया वो, लेकिन तुम्हारा 30,000 रुपए उसमें चला गया। ठीक है, तुम्हारा वो 30,000 का नुकसान हो गया 3 महीना यूज करके, अब वो 70,000 से ऊपर में ही उसको आराम से वापस बेच पाएगा, तो उसका तो फायदा ही होगा उससे। ठीक है, नेक्स्ट, पैसा वापस नहीं मिल रहा ना, इसीलिए टर्मिनेट करना उतना आसान नहीं है, नुकसान होगा उससे बहुत। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। टाइटल मतलब ओनरशिप या प्रॉपर्टी, एक ही बात है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। ठीक है, अब क्योंकि बायर ओनर है, बायर सेल में क्या है, जो सामान खरीदा है बिकम्स द ओनर, और अगर वो ओनर है तो वो अपना सामान किसी दूसरे को बेच सकता है, ही कैन ट्रांसफर द टाइटल, ही कैन ट्रांसफर द ओनरशिप। लेकिन हायर परचेज में अभी हम मालिक ही नहीं है, वी आर नॉट द ओनर, तो जब हम ओनर ही नहीं है तो हम वो सामान किसी दूसरे को नहीं बेच सकते। जब तक गाड़ी का इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं हो जाता गाड़ी हम किसी को नहीं बेच सकते। ठीक है, देखना ट्रांसफर ऑफ टाइटल,
द बायर कैन pass a good title to the purchaser. The buyer can pass a good title to the purchaser. उधर लिखना the hirer cannot pass any title to the purchaser. हम मालिक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते क्योंकि हम खुद ही मालिक नहीं है, ठीक है। ये एक उसी के जैसा पॉइंट है, इजी पॉइंट है, रीसेल, ठीक है। तो पॉइंट 4 में जो था पॉइंट 5 में भी वही है, हम रीसेल कर सकते हैं और वहां पर रीसेल नहीं कर सकते, ठीक है। लिखो the buyer can resell the goods. The higher purchaser cannot resell the goods. लेकिन हायर परचेजर रीसेल नहीं कर सकता। क्लियर इतना? दिस इज ऑल अबाउट सेल एंड हायर परचेज, ठीक है। किसी को डाउट है ऑनलाइन वाले? देखो फटाफट से। क्लियर है? नो डाउट्स, ठीक है। नेक्स्ट ये था पॉइंट 1 शायद, ये पॉइंट 1 था, सेल एंड हायर परचेज, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग करना पॉइंट बी, सेल एंड बेलमेंट। ये नया है, कभी सुने भी नहीं होंगे। सेल एंड बेलमेंट, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ही लिखना है वैसे तो हमको, लेकिन पहले थोड़ा सा बेलमेंट क्या होता है बता देता हूँ, फिर डिफरेंस लिखेंगे। किसी को पता है तो बताओ। हाँ था, वो इसलिए मैं पूछा, किसी को पता है तो बताओ। कहाँ था बताओ, चैप्टर 1 में कहाँ पर था बेलमेंट वर्ड? देखता हूँ किसका याददाश्त स्टेज है आज। क्या होता है तो दूर का बात है, कहाँ था बताओ पहले तो। क्रेश, राम श्याम, उज्जवल, कहाँ पे था बेलमेंट वर्ड? था कहीं पे? एक टॉपिक था देखो, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। एक टॉपिक देखो, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, उसका एक्सेप्शंस, उसमें 6-7 नंबर पॉइंट तरफ है। 7 नंबर पॉइंट है, पढ़ो क्या होता है बताओ। याद है कुछ? अब याद आएगा तो बताओ। बेलमेंट, हाँ करेक्ट श्याम। हाँ लेकिन बेलमेंट होता क्या है, वो तो कंसिडरेशन नहीं चाहिए, ठीक है। बेलमेंट में लिखवाया नहीं होगा, बेलमेंट समझाया था क्लास में क्या होता है बेलमेंट, उड़ गया दिमाग से, छोड़ दो, नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ देख लो, ठीक है। बेलमेंट का मतलब होता है जैसे आज हमारे पास कोई सामान है, ठीक है, जैसे कोई भी सामान, जैसे बाइक है, हमें बाइक किसी को दिए फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, एक काम से दिए, और जब वो काम खत्म हो जाएगा वो सामान हम उससे वापस ले लेंगे, ठीक है।
ये बाइक का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किए, बाइक का मालिक ही नहीं बनाए उसको, खाली बाइक एक पर्पस से दिए हैं, किसी काम से दिए हैं, और जब वो काम खत्म हो जाएगा हम वो बाइक उससे वापस ले लेंगे। जैसे कि बाइक खराब हो गया तो रिपेयर करने के लिए देते हो कि नहीं गैराज में, गैरेज में रिपेयर करने के लिए दिए, तो क्या गैरेज वाला बाइक का मालिक बन गया? नहीं, बाइक हम उसको दिए हैं किसके लिए, एक पर्पस के लिए, क्या पर्पस के लिए, रिपेयर के लिए। जब रिपेयर का काम खत्म हो जाएगा हम वो बाइक उससे वापस ले लेंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं बेलमेंट। बेलमेंट का मतलब होता है सामान को कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए देना, सामने वाला ओनर नहीं बनेगा उससे, जब वो काम खत्म हो जाएगा वो सामान हम उससे वापस ले लेंगे। और बहुत एग्जांपल्स हैं, जैसे हम लोग कपड़ा सिलवाने के लिए टेलर को देते हैं, याद है स्कूल का ड्रेस बनवाने के लिए देते हैं ना टेलर को, अब लोग नाप दे दिए क्या कपड़ा का नाप होगा, ठीक है, और हाँ बैंक लॉकर भी होगा एग्जाम्पल, है ना। हम टेलर को कपड़ा दे दिए, अब ये जो कपड़ा दिया टेलर कपड़ा का मालिक बन गया? नहीं, गुड्स हमारा ही है, कपड़ा हमारा ही है, वो क्या काम के लिए लिया है, स्टिचिंग के लिए है, स्टिचिंग खत्म होते ही वो सामान हमको वापस कर देगा, ठीक है। तो ये सारे चीजों को, ये सारे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं बेलमेंट। तो बेलमेंट मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है बट देर इज नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो रहा, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है। हाँ आएगा क्रिश, वो भी आएगा, रेंट पे देना, है ना, लेकिन जनरली वो रेंट फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो जाता है, तो फिर यहाँ कवर नहीं होता वो, ठीक है। अगर मूवेबल का है तो वो आएगा। तो किसी को कोई काम के लिए देना और जब वो काम खत्म हो जाएगा वो सामान हम उससे वापस ले लेंगे, सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज बेलमेंट। मालिक अभी भी यही है, बाइक के मालिक अभी भी हम ही हैं, गैराज वाला मालिक नहीं बना, है ना। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ क्या ट्रांसफर होता है, पोजेशन ट्रांसफर होता है, देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट चलो हेडिंग करेंगे सेल एंड बेलमेंट। ये पूछ रहा है डीएसएलआर अगर भाड़ा में दे रहे हैं तो क्या होगा उसका? डीएसएलआर भाड़ा में लगता है? ले तुम लोग भी लेते हो क्या फोटो वोटो के लिए? हमारा फोन काफी है बोले ना, फिर फिल्टर भी है, फिल्टर लगा सकते हैं ना, वही क्या करेंगे बोलो। आजकल तो मैं देखता हूँ फोटो में अलग दिखते हैं और रियल में अलग दिखते हैं, मतलब एडिटिंग, इतना भयंकर एडिटिंग हो रहा है, ठीक है, कि मतलब धोखा हो सकता है किसी के साथ भी, बेचारा के साथ। आज मैं किसी का फोटो देखोगे वो अलग दिखेगा, उसको रियल में देखोगे पहचान नहीं पाओगे, है ना। बेसिस सेल बनाओ बेलमेंट, दो तीन पॉइंट के हिसाब से बनाना छोटा सा। दिन का कितना 500-600 भाड़ा है डीएसएलआर का, तो बता रहे हैं इन लोग। आरडी भाड़ा भी है वह, 100-200 होगा पर आवर का। छोड़ो लिखना, बेसिस पॉइंट नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। किसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है? सेल में। और किसमें प्रॉपर्टी कभी ट्रांसफर नहीं होगा? बेलमेंट में। ओनरशिप कभी ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, लिखना द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। ठीक है, और बेलमेंट में
there is only transfer of possession without ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, रिटर्न ऑफ गुड्स। सेल करेंगे तो सामान और वापस नहीं मिलेगा, लेकिन बेलमेंट में सामान वापस मिलेगा। रिपेयर करने के लिए बाइक दिए, बाइक रिपेयर होने के बाद वापस मिलेगा। स्टिचिंग करने के लिए कपड़ा दिए, स्टिचिंग होने के बाद टेलर कपड़ा वापस करेगा। ठीक है, लिखना सेल में द रिटर्न ऑफ गुड्स, पूर्वी क्लास कर रही है, ऐसे करेंगे तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है पास होना। एक एक महीना पे मामा घर जाते। क्या करेगी वहां पे? इसका मैथ का खाली वीडियोस अपलोड नहीं हुआ है ना, तो क्रिएटिव्स का खाली मैथ का भी रखवा नहीं है, अकाउंट्स का कर रही थी। मैथ का आज करवा दूंगा सारा आपका। अभी तो नया चैप्टर स्टार्ट किएगा कि डाउट क्लासेस चल रहा है? चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया, चैप्टर के पास फिर से सर एडिशन क्वेश्चन होगा। 3 तो कुछ है ही नहीं उसमें, इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटी, हाँ वो कुछ है ही नहीं उसमें। द बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स, नो नो नो, 8वां में 2 है, इंटीग्रेशन डिफरेंट 9 है, बेसिकली 9। ठीक है, बेली मस्ट रिटर्न द गुड्स टू द बेलर। अब ये बेली बेलर कौन है मैं बता देता हूं। हाँ मतलब यहाँ पे, यहाँ रिटर्न का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि रिटर्न होगा ही। सेल में भी ऐसे तो सामान पसंद नहीं आया तो वापस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बिलमेंट में सामान वापस करना ही पड़ेगा, तो उस हिसाब से लिखा हुआ है रिटर्न, है ना। ठीक है, अभी बेली बेलर कौन होता है? बेलर का मतलब है जो सामान दिया है, जैसे तुम बाइक दिए हो तो यू आर द बेलर, तुमको बेलर बोलते हैं। जैसे वहां पे बायर सेलर होता है, या बेलर बेली होता है। बेलर का मतलब जो सामान दिया है, जब बाइक तुम्हारा रिपेयर करने के लिए दिए हो तो यू आर द बेलर, और तुम जिसको दिए हो उसको बोलते हैं बेली। ठीक है, जैसे इसको बोलते हैं सेलर और इसको बोलते हैं बायर, वैसे ही बेलमेंट में वर्ड डिफरेंट है। सेलर की जगह द वर्ड यूज इज बेलर, और बायर की जगह द वर्ड यूज इज बेली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन तो पहले पढ़ा चुका हूं, याद है, अभी बताया तुमको, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो बेलमेंट में कंसिडरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हम कहाँ पढ़े हैं बेलमेंट मैं दिखाया ना पिछले चैप्टर में, कहाँ पर है, मेन हेडिंग क्या था वहां, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन था। मतलब बेलमेंट हो सकता है इवन विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, जैसे कि तुम तुम्हारे दोस्त को बाइक दिए, मैं यही सेम एग्जांपल भी बताया था, तुम तुम्हारे दोस्त को बाइक दिए, अब क्या दोस्त मालिक बन गया उसका? नहीं, वो एक बार यूज करेगा और यूज करने के बाद हमको बाइक वापस कर देगा। तो यहाँ पर दोस्त तो पैसा तो देगा नहीं, तो ये बेलमेंट हुआ विदाउट मनी, विदाउट कंसिडरेशन। लेकिन सेल में ऐसा नहीं है, सेल में हमेशा प्राइस कंसिडरेशन जरूरी है। ठीक है, लिखना द कंसिडरेशन
must be in terms of money. The consideration must be in terms of money. ठीक है, और उधर लिखना there may or may not be a consideration. हो सकता है कंसिडरेशन है, या ऐसा भी हो सकता है कंसिडरेशन नहीं है. ठीक है, तो दोनों हो सकता है. हाँ करेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3. पहला गया हायर परचेज, दूसरा गया बेलमेंट. ठीक है, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर. ठीक है, इसमें ऐसे कोई डिफरेंस बिटवीन नहीं है, एक लाइन का खाली एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है. पहले लिख लेते हैं फिर समझा दो. लिखना अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ work and labor means when no goods are sold. No goods are sold and there is only डूइंग और रेंडरिंग एक ही बात होता है. डूइंग मतलब करना और रेंडरिंग मतलब भी वही है. रेंडरिंग ऑफ सम वर्क ऑफ लेबर. बस सम वर्क ऑफ लेबर. एग्जाम्पल. अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं किसी से, जहाँ पर हम कोई गुड्स उससे नहीं खरीद रहे. वी आर नॉट परचेजिंग और सेलिंग एनी काइंड ऑफ गुड्स. ठीक है, लेकिन हम उससे कुछ काम खाली करवा रहे हैं. वी आर मेकिंग हिम डू सम वर्क. कुछ काम उससे करवा रहे हैं जिसपे उसका लेबर का जरूरत है, उसके काम का जरूरत है. जैसे कि सपोज एग्जाम्पल समझ में आएगा. जैसे कि सपोज हम किसी एक आर्टिस्ट को बुलाए. आर्टिस्ट पता है, जो पिक्चर बनाएगा, पेंटिंग करेगा, एक आर्टिस्ट को बुलाए. ठीक है, उसको सारा सामान हम सप्लाई किए, कलर, पेंट, बोर्ड, ब्रश सब हम लोग सप्लाई किए. उसका काम खाली क्या है, पेंट करना, आर्ट करना. ठीक है, तो अब ये जो आर्टिस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दिस इज नोन एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर. मतलब यहाँ पर हम लोग कोई सामान उससे नहीं खरीद रहे. हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है किस चीज का है, कोई पर्टिकुलर काम करवाना. ठीक है, सम वर्क ऑफ लेबर. जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर एक एग्जांपल, जैसे बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन करवाते हैं अपने. ठीक है, सब सामान अपने सप्लाई कर दिए, ईटा, सीमेंट, बालू, छड़ सब हम लोग सप्लाई कर दिए. खाली एक कॉन्ट्रैक्टर है जो क्या करता है, देख रेख करके खड़ा होके बिल्डिंग बनवाता है. लेबर वो सप्लाई करता है और उसके हिसाब से वो बिल्डिंग का काम, कंस्ट्रक्शन का काम करता है. तो वो भी क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर. जहाँ पे हम उससे कोई सामान नहीं खरीद रहे, कोई गुड्स के बारे में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कोई काम करवाने के बारे में, सम वर्क ऑफ लेबर. ठीक है, जैसे पेंटिंग करवाना,
या फिर कंस्ट्रक्शन का काम करवाना, ठीक है, इसको सबको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। ठीक है, इतना ही है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है और बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिख लेंगे खाली। इसमें तो कंसिडरेशन भी तो आएगा। कंसिडरेशन तो है, क्योंकि आज हम कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, बदले में हम उसको पैसा दे रहे हैं, तो कंसिडरेशन है यहाँ पर। लिखना, when an artist is asked when an artist is asked to पेंट अ पिक्चर, एक पेंटिंग करवाने का कॉन्ट्रैक्ट किए, उसको बोले तो पेंट अ पिक्चर, इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। ठीक है, नेक्स्ट। क्लियर है? इतना किसी को डाउट है ऑनलाइन में, बताओ फटाफट से पहले। नाम, श्याम, उज्जवल, क्रिश, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। अब इस चैप्टर में थोड़ा सा और बचा हुआ है। ठीक है, एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे आप? तो एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं, हेडिंग करना सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, अब सब्जेक्ट मैटर का मतलब है कौन से टाइप का गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब याद है? ठीक है, थोड़ा समझा देता हूँ, ये भले लिख नेक्स्ट क्लास में लेंगे। दो टाइप का होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एक होता है सेल और दूसरा होता है एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, अब गुड्स कितने टाइप का होता है बताओ? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गुड्स आर देयर? कभी खोलते हो कॉपी घर जाके? देखो पेज पलटो, 2 पेज, गुड्स क्या है देखो। ऑनलाइन वाले, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गुड्स? एग्जिस्टिंग गुड्स है, मिला कहीं लिखा हुआ है? खुद का हैंड राइटिंग है तो? खुद का हैंड राइटिंग है ना, अपना लिखा हुआ है ना? 3 होते हैं, वेरी गुड। एक होता है एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरा होता है फ्यूचर गुड्स और तीसरा होता है कंटिंजेंट गुड्स। ठीक है, सेल मतलब इमीडिएटली अभी का अभी बेच रहे हैं, तो अभी बेच सिर्फ कौन से गुड्स को सकते हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स का हो सकता है सेल का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और एग्रीमेंट टू सेल सबका हो सकता है, एग्जिस्टिंग का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है और कंटिंजेंट का भी हो सकता है। कंटिंजेंट क्या होता है? व्हाट इज कंटिंजेंट गुड्स? कॉपी देखना नहीं पढ़ना चाहिए, कम से कम इतना हमको पढ़ना पड़ेगा कि कॉपी देखना ना पड़े।
फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड है, लेकिन श्योर है कि वो होगा, और कंटिजेंट में श्योर नहीं है होगा या फिर नहीं होगा। सेल ऑफ गुड्स डिपेंड ऑन द सक्सेस ऑफ एन इवेंट। वो कौन सा है, वो कंटिजेंट है। और फ्यूचर गुड्स का मतलब है जो फ्यूचर में हम एक्वायर करेंगे और फ्यूचर में उसको बेचेंगे, लेकिन ये श्योर है ये होगा, लेकिन ये कंटिजेंट, ये डाउटफुल है होगा या नहीं होगा। ठीक है, एक काम करो, पहले जितना हम लोग सेल ऑफ गुड्स पढ़े हैं पहले रीड करके आना है नेक्स्ट क्लास में। पहले इसको पूछूंगा, इसका आंसर दोगे तो फिर हम आगे पढ़ेंगे, वरना रुकेंगे थोड़ा दिन जब तक नहीं हो जाता। ऐसे भागते हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ाई लिखाई तो हो नहीं रहा उसके साथ साथ। ठीक है, कितना पेज पढ़े हैं, 5-7 पेज होगा, कितना है, 8 पेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पहले ये पढ़ के आना है, नेक्स्ट हमारा सैटरडे, ये 8 पेज पढ़ के आना है, 7-8 पेजेस जो भी है सेल ऑफ गुड्स का। पहले इससे क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर आएगा तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पढ़ के आना है। ऑनलाइन वाले क्रिश, रामश्याम, उज्जवल, ठीक है, चलो आज के लिए इतना। हाँ।